अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? अभी तक आपने पढ़ा है कि अभी आपने पढ़ी थी एक स्लेब पढ़ी थी आपने, समानांतर स्लेब, जैसे ये है। इसमें इस स्लेब के अंदर 2 बार अपवर्तन हुआ था। एक रे ऐसे गई, यहां से हुआ, फिर वापस से यहां से। तो आपने देखा यहां 2 बार अपवर्तन हुआ था। लेकिन ये दोनों जो सतह है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। ठीक, इसे हम लोग कांच की पट्टी का कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कांच की पट्टी का कहते हैं। ठीक, अब देखिए अपवर्तन तो करवाना है हमें, ठीक है, और 2 सतह से अपवर्तन कराना है। लेकिन अब हमें एक ऐसी आकृति लेनी है जिसकी दोनों सतह एक दूसरे पर झुकी हुई हो। क्या हो? एक दूसरे पर झुकी हुई हो। कैसे लेंगे सर? जैसे एक सतह ये हो गई और एक सतह ये हो गई। आप देख सकते हैं इसको हम लोग, इस आकृति को हम लोग प्रिज्म कहेंगे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों सतह एक दूसरे से इंक्लाइन है, झुकी हुई है। अब कोई रे यहां से जाएगी तो पहला रिफ्लेक्शन इससे होगा, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन इससे होगा। ठीक है, तो जो बाहर निकल जाएगी और जो अंदर आएगी, उन दोनों में आई और ई, इन सब के बारे में हमें रिलेशन निकालना होगा। इस आकृति को हम लोग, इस फिनोमिना को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म किस फिनोमिना को कहते हैं हम लोग? यदि 2 सतह इंक्लाइन हो, एक दूसरे पर झुकी हुई हो, और आपतित किरण पहली सतह पर आकर माध्यम से गुजरते हुए दूसरी सतह से बाहर निकलती है, तो इस फिनोमिना को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। फिनोमिना काफ़ी काम का है। यह फिनोमिना आपके स्पेक्ट्रम बनाने के काम में आता है, कई जगह काम में आता है। तो अभी हमें छोटी सी बात करनी है, सिंपल सी बात करनी है। इसके बारे में अपन वही बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा। ओके, और यदि 30 डिग्री पर किरण आपतित होती है तो बाहर कितने डिग्री पर किरण निकल जाएगी। तो ये वो फिनोमिना है। तो अब आप कहेंगे सर क्या प्रिज्म ऐसा होना जरूरी है? नहीं। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपने कहा कि ये आकृति, सर एक किरण यहां जाएगी, ऐसे हो जाएगी और फिर यहां से बाहर निकल जाएगी। ये आई है और ये ई है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात कर लूं, ये क्यूब है, ये क्यूब हो गया आपका, हो गया प्यारे बच्चों। तो ऐसा नहीं, ये ऐसे चल जाएगी किरण, ऐसे चल जाएगी और ऐसे बाहर निकल जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? एक प्रिज्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर इंक्लाइन हो जाएगी 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये भी कर सकते हो आप। बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे ये है, अब ये टूटा हुआ है यहाँ से ऊपर से, अंदर पारदर्शक पदार्थ, ये किरण गई और ये ऐसे और ये ऐसे निकल कर, ये भी प्रिज्म का काम करेगा। यस, यह भी प्रिज्म का काम करेगा। तो कहीं पर भी, जहाँ पर भी 2 सरफेस इंक्लाइन होगी, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल ए होगा, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। इस एंगल को हम लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस एंगल को हम लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो प्रिज्म क्या हुआ कि 2 सतह है, ऐसी 2 सतह जो एक दूसरे से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, और एक आपतित किरण इधर से आती है, माध्यम में गुजरते हुए आपतित किरण बाहर निकल जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें।
जनरली प्रिज्म को यही दिखाया जाता है। यहाँ पर ये ए कोण, ए को कहते हैं हम प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रिज्म कोण। ए प्रिज्म को हिंदी में प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म, सॉरी, प्रिज्म कोण। ठीक है। या कई बार इसे शीर्ष कोण भी बोल देते हैं। क्या बोलते थे? शीर्ष कोण। या इसे अपवर्तन कोण भी बोलते हैं बहुत सी बार। कि आप याद रखना, प्रिज्म कोण और अपवर्तन कोण, ये नाम है, आप याद रखें। ठीक है। स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। जब एक किरण यहां से जाएगी, ये आपतित किरण है, इससे ये एंगल हो गया आपतन कोण, इससे यह अपवर्तित होगी तथा ये यहां पर बाहर निकल जाएगी। पहला अपवर्तन यहां हो रहा है R1, दूसरा इंसिडेंट होगा R2 पे और ये बाहर निकल जाएगी। ये ई है पारगमन कोण। ये क्या है आपका? पारगमन कोण। आई आपतन कोण। ये याद रखना आप परिभाषाओं को। ई अपवर्तन, सॉरी, पारगमन कोण। ओके। और ए आ गया आपका प्रिज्म एंगल। R1 क्या है? अपवर्तन कोण पहली सतह से। R2 क्या है? आपतन कोण दूसरी सतह पर। आप देख रहे होंगे आप यहां पर आराम से। आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। R1, R2 और A में एक यहां पर रिलेशन होता है। ये कोण कितना हो गया? I माइनस R1। ये कोण कितना हो गया बताओ प्यारे बच्चों? ई, सॉरी, I माइनस नहीं, ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस R1। ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस R2। दिखाई दे रहा होगा? प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इन तीनों का सम 180 होगा। A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 बराबर 180। इससे ये और ये कट गया। A इजिकल टू कितना हो गया? R1 प्लस R2। A इजिकल टू कितना हो गया? R1 प्लस R2। एकदम क्लियर? इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्रिज्म के बारे में आपने छोटी मोटी बातें पढ़ी है।
अभी प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एंगल क्या होता है, R1 R2 आपने देखे क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल है, अपवर्तन, और ये पारगमन कोण है, एन क्या है आपका, एन क्या है आपका अपवर्तनांक, एन है आपका अपवर्तनांक। थोड़ी और बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। एक रिलेशन निकाल लिया आप लोगों ने अभी अभी, ये एंगल ए, ये एंगल आई, ये एंगल R1, ये बाहर निकल गई, ये ई, ये एंगल R। ठीक है, अब मैं विचलन कितना हुआ, आपतित किरण जो आ रही है और जो अपवर्तित किरण बाहर निकल रही है, इन दोनों में विचलन कितना हो, तो मैं विचलन कोण निकालूंगा यहाँ पर। विचलन कोण कैसे निकालूंगा मैं विचलन कोण, बताओ। क्या सर ये जो है ये ऐसे जा रही है, आपके पास ये एंगल आ जाएगा I माइनस R1, इसको आप पीछे बढ़ा दो, ये एंगल आ जाएगा आपके पास E माइनस R2, तो ये विचलन आ गया। देख रहे हो आप, ये किरण ऐसे जाना चाहती थी लेकिन ये किरण ऐसे मुड़ गई, तो ये क्या आ गया आपका विचलन कोण। अब अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, तो हमारा जो विचलन कोण आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। विचलन कोण कितना हो गया, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। व्हाट इज दिस, अभी अभी निकालना अपन ने, A इजिकल टू कितना हो गया, R1 प्लस R2, तो आपका विचलन कोण हो गया I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस, तो विचलन कोण बराबर आपतन कोण प्लस इमर्जेंट कोण माइनस प्रिज्म कोण। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करके विचलन निकाल सकते हैं कि किरण कितनी विचलित हुई अपने मार्ग से। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। ओके, मान लो ये प्रिज्म कोण है 60 डिग्री, n बराबर है √3, यहाँ से एक आपतित किरण गई 60 डिग्री। बताइए विचलन कोण कितना आएगा, निकालें। चलो ये 60, तो सबसे पहले ये अभिलंब था आपका, और ये हो गया आपका R1। R1 कितना आएगा बताओ, चलो निकालो पहले R1 के लिए। पहली सरफेस पर स्नेल का नियम 1 sin 60 इज इक्वल टू √3 sin R1। ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू √3 sin R1। इससे ये गया तो sin R1 इज इक्वल टू 1/2 एंड R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना आ गया ये 30। डन। अब जब आप ये 30 आ गया तो यहाँ आ गए तो दिस 30 डिग्री, हाँ, तो ये कितना हो गया, ये 60, ये 30, तो ये भी कितना हो गया 30। अब क्या मुझे E निकालना है, फिर वापस से आप क्या लगाओगे इस सरफेस के ऊपर स्नेल का नियम। जब भी अपवर्तन होगा स्नेल का नियम काम में आता है। कितना हो गया आपका अगेन √3 sin 30 बराबर 1 sin E, ये हो गया आपका √3/2 बराबर sin E इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 60 डिग्री। डन प्यारे बच्चों, यार E बराबर कितना हो गया आपका 60 डिग्री। इस प्रकार से आप विचलन कोण निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप विचलन कोण निकाल सकते हैं। कैसे, ये किरण ऐसे गई और ये किरण ऐसे गई, तो क्या ये विचलन कोण आ गया। और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस है। I कितना है 60, E कितना है, E भी 60 आया, माइनस A कितना था 60, तो विचलन कोण कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया प्यारे बच्चों। ओके, और यहाँ भी देख सकते हो ये 30 है, ये 60 है,
तो ये 30 तो ये कितना 30 और 30 और 30 ये कितना हो गया 60। तो आपने विचलन कोण निकाल लिया। तो अभी अभी आपने देखा कि आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें निकाल ली जो जो आप निकालना चाहते थे, जो आप निकालना चाहते थे। क्या क्या निकालना चाहते थे आप? R1 निकालना चाहते थे, आपने निकाल लिया। आप R2 निकालना चाहते थे, आपने R2 निकाल लिया। आप E निकालना चाहते थे, आपने E निकाल लिया। आप विचलन कोण निकालना चाहते थे, आप विचलन कोण निकाल लिया। किसकी मदद से निकाला आप लोगों ने? केवल और केवल स्नेल्स के नियम के द्वारा आप लोगों ने ये निकाल लिया। अब मैं यहाँ छोटी ऐसे मैं कितने एग्जाम्पल लूँगा, बहुत सी बार क्या है यहाँ पर जो एंगल वगैरह है वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं, तो आपको उनकी वैल्यू दी जाएगी। आप उस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें कि यहाँ पर एंगल कैसे कैसे हमें दे दिए। ओके, इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। डन बच्चों एकदम से? ठीक है। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पर अगर मुझे विचलन कोण और जो आपतन कोण है आई, इसमें ग्राफ बनाना पड़े कि जैसे जैसे मैं आपतन कोण को चेंज करता जाऊं वैसे वैसे मेरा विचलन कोण भी बदलता जाए। जैसे जैसे मैं आपतन कोण बदलता जाऊं वैसे वैसे मेरा विचलन कोण भी बदलता जाए। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? संबंध तो हमारे पास आ ही गया, डेल इजिकल टू आई प्लस ई माइनस है, ये एक संबंध है। लेकिन इनसे ग्राफ क्या आएगा? तो इसका जो ग्राफ आता है वो प्रैक्टिकल ग्राफ है एकदम से। हमें ग्राफ बनाना नहीं है, हमें ग्राफ को केवल याद रखना है कि विचलन कोण, प्रिज्म के लिए विचलन कोण और आपतन कोण में ग्राफ क्या आता है। तो प्रिज्म के लिए विचलन कोण और आपतन कोण में ग्राफ ठीक है। तो वही एंगल आई R1 ये R2 और ये इमर्जेंट एंगल ई और ये एन। ठीक है, एंगल आई R1 R2 और E। ये आपका अपवर्ड होगा। तो अब डेल एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों? ये अगेन मैंने बना दिया डेल एंगल। ठीक, इस इसके बीच में ग्राफ बनाना है यार। एक तो आप अगर मैथमेटिकली लेना चाहते हैं तो आपने देखा डेल इजिकल टू आई प्लस ई माइनस ए। अब यहाँ पर आई और तो ई को चेंज करना पड़ेगा, तो ये बहुत खतरनाक काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप लिखोगे 1 साइन आई बराबर एन साइन R1। ओके, अब R1 बराबर क्या लिखोगे आप? R1 इजिकल टू ए माइनस R2। और R2 कितना लिखोगे आप? आप लिखोगे एन साइन R2 बराबर 1 साइन E। डन। और मुझे E हटाना है, तो मैं E इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर? E इजिकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एन साइन R2। R2 की वैल्यू A माइनस R1, ये E आया। और R1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो R1 बराबर कितना आएगा? R1 इजिकल टू साइन इनवर्स 1 बाई एन साइन आई। कीप इट हियर। तो आप देख सकते हैं E इजिकल टू आ गया आपका साइन इनवर्स एन साइन A माइनस
ए माइनस R1, और R1 कितना आ गया आपके पास, साइन इनवर्स 1/n साइन आई। ओके, ये मेरा E आ गया। तो डेल एंगल बराबर I प्लस E की वैल्यू पूरी साइन इनवर्स n साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/n साइन I ब्रैकेट बन माइनस A। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में केवल दो अननोन है, विचलन कोण और I, बाकी सब कांस्टेंट है, स्मॉल n कांस्टेंट, A कांस्टेंट। अब आप आराम से ग्राफ बना सकते हो। अब आप सोचते होंगे सर ऐसे कैसे ग्राफ बनाएंगे इसका, है या नहीं है, टफ है ग्राफ एकदम से, बिल्कुल एकदम से ग्राफ टफ है इसका। तो हम लोगों को जो ग्राफ आता है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका ग्राफ क्या आता है, ठीक है। उस ग्राफ को हमें समझना है, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ओके बच्चों, यहाँ ठीक देखते हैं वो ग्राफ क्या है। तो ये मैंने मैथमेटिकली बताया आपको, और अब मैं आपको उस ग्राफ इस इक्वेशन से जो ग्राफ आता है उस ग्राफ के बारे में बताता हूँ। ये आता है विचलन कोण और ये आई। अब आई आप इधर बदलते जाओगे और इधर विचलन कोण का मान चेंज होता चला जाएगा। इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है, ऐसे, ये इसका ग्राफ है। तो ये पैराबोला नहीं है पहली बात, तो थोड़ा सा ये इस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, उल्टे हाथ सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ भी थोड़ा कम झुका हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक वैल्यू तो ये आ रही है और एक वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये मिनिमम विचलन है प्यारे बच्चों, क्या है ये, मिनिमम विचलन। और यहाँ पर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम विचलन आ रहा है, ठीक है। तो ये मिनिमम विचलन के करेस्पॉन्डिंग एंगल है आई। कितना है, मिनिमम विचलन के करेस्पॉन्डिंग एंगल कितना आया, आई, ठीक है। और ये है जो मैक्सिमम के करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब इनके बारे में और पढ़ेंगे अपन। अब और थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर कि कोई भी जो विचलन है इन दोनों के बीच में, ये विचलन, तो यहाँ पर एक विचलन दो आपतन कोण पर I1 और I2 पर सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या मतलब है इस चीज का, कोई बता सकता है क्या मतलब है इस चीज का? कि यार एक ही विचलन कोण, एक आपतन और दूसरे आपतन कोण के लिए सेम आ रहा है। इसका मतलब I1 और I2 में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। I1 और I2 के अंदर कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उस रिलेशन को समझते हैं पहले, फिर इसके ग्राफ के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक। तो वो क्या रिलेशन था, अच्छा ये ग्राफ किससे आया, उस इक्वेशन से आया, ओके। तो अपन एक बात देखते हैं प्यारे बच्चों कि विचलन सेम कैसे होगा। आपने कहा डे इक्वल टू कितना होता है, I प्लस ई माइनस है। यदि मैं इसको ऐसे ही लिखूं E प्लस आई माइनस है तो भी क्या तकलीफ है आपको? सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो आपकी किरण है वह अपने पाथ को वैसा का वैसा ही फॉलो करती है, जैसा आई थी वैसे ही जाएगी। ये R1, ये R2 और ये E। अगर आपकी किरण I पर आई तो वो E पर निकल गई, ठीक। अब देखिए रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, सेम कहानी। अगर आपकी किरण E पर गई यहां से, मतलब आपतन कोण क्या हो गया, E। आपतन इधर से भी हो सकता है उधर से भी हो सकता है, तो क्या होगा, यह आपका R1, यह आपका R2, तो इधर सेम एंगल आपका वापस I ही आएगा। अब आपका यहाँ पर ये इमरजेंट एंगल हो गया, तो ये कौन सा एंगल हो गया, आपतन कोण। यहाँ पर ये आपतन कोण है तो ये कितना हो गया, इमरजेंट एंगल। मतलब किरण ऐसे आएगी तो वैसे की वैसे चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि I और E के लिए विचलन कोण का मान एक समान रहेगा। इसका मतलब जो I1 के लिए E है वो I2 के लिए, यहां पर I2 वो E के बराबर हो जाएगा, और इसका E किसके बराबर हो जाएगा, I1 के बराबर हो जाएगा।
समझ में आई बात आपको? प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। यहां पर जो इंसिडेंट एंगल है वो I1 है, तो यहां पर इंसिडेंट एंगल I1, तो इमर्जेंट एंगल कितना हो गया? E हो गया। अब यहां पर जो I2 है वो मतलब E के बराबर है, और जो E है वो क्या? I1 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दो विचलन कोणों के लिए, दो आपतन कोणों के लिए विचलन कोण का मान एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। और वो एंगल कौन कौन से होते हैं? यदि एक I है तो दूसरा कितना होगा? E होगा। तो सर मिनिमम, अब आगे बढ़ता हूँ, अब मिनिमम की बात करता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? ये मिनिमम डेविएशन पर सर यहाँ पर E कितना होगा? यहाँ पर भी E कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पर E और I क्या हो जाएंगे बेटा? सेम हो जाएंगे। कि यहाँ ये अलग अलग थे और यहाँ पर ये सेम हो जाएंगे। तो ये मिनिमम विचलन की बात है। किसकी बात है? ये मिनिमम विचलन की बात है। अब मैक्सिमम विचलन की बात करता हूँ, तो ये थोड़ी देर बाद बात करूँगा मैं, लेकिन अभी यहाँ बता दूँ मैं आपको कि यदि यहाँ पर I = 90 डिग्री है, सॉरी यदि I = यहाँ पर 0 है तो E = कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसे ग्रेजिंग इंसिडेंट बोलते हैं। थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसकी, अपन करेंगे। I = 0, E = 90। और यहाँ पर जब आपका I 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर E बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन है, यह मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। इन दोनों के बीच में जितने भी आएंगे आपके जितने विचलन कोण आएंगे उनके लिए दो आपतन कोण होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो आप बताइए मिनिमम विचलन के लिए क्या जरूरी है? सर I = E होना जरूरी है। मैक्सिमम विचलन के लिए क्या होगा सर? मैक्सिमम विचलन के लिए हो जाएगा सर I = 0 तो E = 90, या I = 90 तो E = कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर। और बताइए, बाकी सब तो आप समझ ही रहे। अब इस ग्राफ के बारे में 2-3 बातें मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ग्राफ के बारे में 2-3 बातें। पहली बात कि ग्राफ सममित नहीं है, सममित नहीं। ठीक है, दूसरा न्यूनतम विचलन पर I = E होता है। ठीक है, तीसरा अधिकतम विचलन में I = 90 तो E = 0, और या I = 0 तो E = 90 होता है। इसके बारे में और अपन बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फोर्थ, दो आपतन कोण के लिए एक ही विचलन कोण होता है, या एक विचलन कोण के लिए दो आपतन कोण होते हैं। विचलन कोण ठीक है। पांचवा, ग्राफ सीधे हाथ की तरफ
ज़्यादा होता है। ज़्यादा मुड़ा हुआ लिख लो आप, ज़्यादा लंबा होता है या मुड़ा हुआ होता है, वाह। इस लाइन का सिंपल सा ये है कि यदि ये मान लो जैसे आपने 60 मान लिया, ये 120 मान लिया, तो इन दोनों के बीच में नहीं होगा ये चीज़, ये थोड़ा सा इस तरफ होगी। ओके, तो ये कुछ बातें आपको ग्राफ के बारे में बताइए मैंने, और आपको इन्हें याद रखना चाहिए। ग्राफ सममित नहीं है, ग्राफ पैराबोला भी नहीं है। न्यूनतम विचलन पर आई बराबर ई होता है, अधिकतम विचलन पर ये होती है। दो आपतन कोणों के लिए एक ही विचलन कोण हो सकता है, और ग्राफ सीधे हाथ की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों यार, तो ये बातें मैंने आपको कुछ बातें यहाँ पर प्रिज्म के विचलन और आपतन कोण के बारे में बताया। लेकिन यहाँ पर हमें दो बातें ज़बरदस्त मिली है, हमें यहाँ पर दो बातें बहुत अच्छी मिली है। एक बात मिली है अपने को मिनिमम की कंडीशन, एक मिली है मैक्सिमम की कंडीशन। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग मिनिमम विचलन की कंडीशन। न्यूनतम विचलन की शर्त। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूनतम विचलन की शर्त। किसके लिए? प्रिज्म के लिए। तो प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की शर्त आई थी। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ मेरे को अच्छा लगता है। ये हो गया मेरा ग्राफ। ये आया आई बराबर ई। क्या मतलब था इसका? अगर आई 30 है तो ई भी कितना है? 30 है। ये न्यूनतम विचलन की मेरी एक शर्त है। ये आपका प्रिज्म हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये आई हो गया, और ये कितना हो गया? ई हो गया, ये R1 हो गया, और ये R2। तो आप बताइए इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जो हम निकाल सकते हैं आई बराबर ई की हेल्प से मिनिमम विचलन के लिए? डेल मिनिमम देखो करके देखो। 1 साइन आई बराबर n साइन R1, दूसरा n साइन R2 बराबर 1 साइन ई हो गया। तो ध्यान दो ये दोनों बराबर हैं, तो n साइन R1 बराबर n साइन R2 डन। तो कितना हो गया? R1 बराबर R2। ये लो मजा आ गया। अगर R1 बराबर R2 है ना प्यारे बच्चों, तो अगर ये प्रिज्म है, ठीक है, ये एंगल ए है, तो ये और ये क्या होगी? समानांतर होगी। अभी करेंगे इसके बाद। तो पहली कंडीशन क्या आई बताओ फटाफट? आई बराबर ई। दूसरी कंडीशन R1 बराबर R2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ R1 प्लस, इसको मैं R के बराबर मान लूँ, R1 प्लस R2 बराबर है, तो ये कितना हो गया? 2R बराबर है, तो R बराबर A/2। ये शानदार कंडीशन आ गई आपकी। तो पहली कंडीशन ये आ गई, दूसरी कंडीशन ये आ गई। किसके लिए? न्यूनतम विचलन के लिए। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बताओ? न्यूनतम विचलन कितना आ जाएगा? डेल मिनिमम कितना हो जाएगा? आई प्लस ई माइनस ए होता है। तो आई बराबर कितना होता है? ई। तो ये कितना हो जाएगा? डेल मिनिमम बराबर 2i माइनस ए। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई बराबर आ जाएगी ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2। डन। तो दीज आर द कंडीशन फॉर मिनिमम विचलन। मिनिमम विचलन के लिए कंडीशन आ गई। तो अब एक चीज़, बहुत प्यारी चीज़, क्या? अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊं तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में इसमें क्या कंडीशन था? देखो 1 साइन, थोड़ा इधर लगा रहा हूँ, 1 साइन आई बराबर n साइन R1। तो n बराबर, ध्यान देना, n बराबर साइन आई अपॉन साइन R1। डन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं n ऑफ n इजिकल टू, ध्यान देना यही फॉर्मूला काम का है, n इजिकल टू साइन आई कितना है? a प्लस डेल मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन R1 की वैल्यू a/2। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर आ जाता है। आप इसे अच्छे से याद में रखेंगे। ये एन ऑफ प्रिज्म है।
अब कई बच्चे कहेंगे सर अगर मान लो सराउंडिंग का भी मीडियम दिया हो तो सिंपल सा एन ऑफ प्रिज्म अपॉन एन ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ एन ऑफ प्रिज्म अपॉन एन ऑफ सराउंडिंग बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला कब काम में लेना है, जब बाहर का भी मीडियम दिया हुआ हो। ये फॉर्मूला कब काम में लेना है, जब केवल प्रिज्म का मीडियम दिया हुआ हो। तो इस प्रकार से आप लोग इसके आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन हो गई। एक कंडीशन लास्ट वाली कौन सी, कि जब R1 बराबर R2 होगा तो ध्यान रखना कि बेस और ये अपवर्तित लाइन दोनों समानांतर हो जाती है, जो कि मैंने आपको ये बताई है। फोर्थ पॉइंट है इसका। ओके, फोर्थ पॉइंट चाहो तो लिख दो यहाँ पर। ठीक है, आप समझ गए होंगे बात को। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।